हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ। ये तो आपको मालूम ही होगा बेटा कि हमारा टॉपिक जो आगे बढ़ रहा है बेसिक नॉलेज का वो हम कहाँ पर चल रहे हैं। एलिमेंट्स चल रहे थे, सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया बेटाओ, वर्ब को हमने क्लियर कर लिया और अब हमारा जो लास्ट एलिमेंट्स जो बचा है वो लास्ट एलिमेंट है अपना ऑब्जेक्ट। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। हाँ, ऑब्जेक्ट के बारे में देखिए बेटाओ, आपने पढ़ तो रखा है, आपने पढ़ रखा है, हम वो भी आपको सुनाते हैं कि आपके पिछले टीचर ने आपको क्या पढ़ाया था। उसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ आपको हर क्लास में, हर वीडियो में कुछ न कुछ नया जरूर बताते हैं, ऐसा नया जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ओके बेटा, तो आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट हमने सुन तो रखे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट इसके बावजूद मैं आपको कुछ और भी वर्ड्स बताऊंगा जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ओके बेटा, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी के साथ और वो ऑब्जेक्ट के साथ। तीसरा है अपना ये एलिमेंट्स बेटाओ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटाओ? कर्म। हिंदी में बोलते हैं हम कर्ता, क्रिया और कर्म। तीसरा नंबर बेटा कर्म का आता है। तो कर्म को हम जानते हैं कि वाक्य में कोई जरूरी नहीं है कर्म हो या ना हो, वो डिपेंड करता है बेटा हमारी वर्ब के ऊपर। वो हम पढ़ चुके हैं जब हमने वर्ब पढ़ी थी बेटा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो उसमें हमने जाना था बेटा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यानी कि वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट का कोई काम होगा नहीं। तो इसलिए बेटा ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है वाक्य में है या नहीं, ये सिर्फ क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? वर्ब के ऊपर। ओके बेटा, अब सबसे पहले हम अगर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लेकर के चलें कि ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है, या फिर हम बोले व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, कि हम कर्म किसे कहते हैं। तो देखिए, आपने परिभाषा जैसे कि सुन रखी है कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके बेटा, जैसे कि द एक्शन डन बाय ए सब्जेक्ट। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अगर इसको जैसे हम करें, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसे हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि बेटा राम wrote a letter। तो बेटा ये अपना सब्जेक्ट हो गया, रॉट अपनी वर्ब हो गई। अब वर्ब क्या हुई बेटा? ए लेटर। वर्ब ने क्या काम किया? पत्र किया। यानी कर्ता के द्वारा क्या क्रिया की गई? पत्र लिखा गया। तो यहाँ पर ए लेटर हमारा क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, इस डेफिनेशन को फर्स्ट दूसरी तरह से, ओके बेटा, the word over which work is done। ये दूसरी डेफिनेशन भी आती है ऑब्जेक्ट की। द वर्ड ऐसा शब्द जिसके ऊपर कार्य किया जाता है, ठीक है बेटा, ऐसा शब्द जिसके ऊपर कोई कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर ए लेटर ऐसा शब्द है जिसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा?
कार्य हो रहा है, क्रिया। क्रिया किसके ऊपर हो रही है? पत्र के ऊपर। अगर ये पत्र नहीं होता तो शायद ये रोट भी नहीं होता। ठीक है बेटा, जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं ही ईट हिज ब्रेकफास्ट, ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट का मतलब होता है बेटा सुबह का नाश्ता, यानी वह अपना सुबह का नाश्ता लेता है। या ईट्स की जगह हम टेक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं बेटा। अब यहाँ पर बेटा देखो कार्य क्या है, एक्शन क्या है? ईट। अब ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? नाश्ते के ऊपर। सोचो अगर ये नाश्ता नहीं होता तो ये क्रिया कोई काम की नहीं, यानी जिसके ऊपर कार्य किया जाता है तो वो हमारा क्या होता है बेटा? ब्रेकफास्ट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। दूसरी परिभाषा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तीसरी परिभाषा लेते हैं बेटा हम, कि हिंदी वाले टीचर ने शायद हमको बताया होगा, हिंदी की क्लास में हमने पढ़ा होगा कि ऐसा शब्द जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ऐसा शब्द जिसके ऊपर क्रिया का कोई फल प्राप्त होता है। सारी जो परिभाषाएं ये आपकी सुनी हुई हैं, ऐसा शब्द जिसके ऊपर कोई फल प्राप्त होता है, या ऐसा शब्द जिसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, जिसका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्रिया के ऊपर जिस शब्द का प्रभाव पड़ता है वो हमारा क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है। देखिए बेटा, तीसरी परिभाषा अगर हम लेकर चलें, द वर्ड दैट इज affected by the action of the verb is called an object। यानी कि द वर्ड ऐसा शब्द दैट इज अफेक्टेड, जो कि प्रभावित होता है या जिस पर प्रभाव पड़ता है, बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, क्रिया के कार्य का। यानी ऐसा शब्द जिस पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल प्राप्त होता है, वो इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है बेटो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम अगला कोई वाक्य लिखें, जैसे कि टीचर taught a lesson, अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया। अब बेटा इसमें एक्शन क्या है? वर्ब क्या है? taught। taught हमारा क्या है बेटा? एक वर्ब। अब इस वर्ब का प्रभाव देखो किस पर पड़ रहा है? लेसन का। प्रभाव पढ़ने का अर्थ बेटाओ जिस शब्द के बिना वो अपना कोई पूरा अर्थ नहीं देती वर्ब, वो प्रभाव पढ़ना होता है। अब टीचर टॉट, अध्यापक ने पढ़ाया, तो इस क्रिया का फल क्या प्राप्त हो रहा है? ए लेसन। जैसे कि मैंने लगाया क्या? एक पेड़। तो क्रिया जब लगाने का फल क्या प्राप्त हुआ बेटाओ? कि मैंने एक वृक्ष लगाया, मैंने एक पाठ याद किया, आई लर्न्ड अ लेसन। तो मैंने क्या याद किया? ए लेसन। यानी क्रिया का जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है या क्रिया का जिस शब्द पर फल प्राप्त होता है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके बेटा, तो ये तीनों की तीनों जो डेफिनेशन है बेटाओ, इन तीनों डेफिनेशन में से हम कोई सी भी एक क्लियर कर सकते हैं, और तीनों का मतलब एक ही है कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य कर्म होता है, या फिर ऐसा शब्द जिसके ऊपर कोई कार्य किया जाता है वो हमारा क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है। या फिर क्रिया का जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है या क्रिया जिस शब्द से अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, वो शब्द हमारा क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है। ओके बेटा, तो ये तो रही हमारी बात किसकी? डेफिनेशन की, कि हम व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक है। इस केस में बेटा नोट के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा, नोट जो आगे आपको काम देगा। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट किसके लिए आया बेटा? ऑब्जेक्ट के लिए। इट कैन बी यानी ये ऑब्जेक्ट हो सकता है आ नाउन। क्या हो सकता है बेटा? एक संज्ञा। ऑब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकती है, आ प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, ऑब्जेक्ट आ फ्रेज, ऑब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है। जो हमने फ्रेज की आपको शायद शुरू में करा दिया था, सेंटेंस क्लोज और फ्रेज की परिभाषा। फ्रेज क्या होता है? वाक्यांश होता है। तो ये एक वाक्यांश भी हो सकता है। ओके बेटा, आगे हम फ्रेज की अगर बात करें तो फ्रेज हमारा एक ऑब्जेक्ट, हमारा एक क्लोज भी हो सकता है। जो हमने क्लोज पढ़ा ना, ये क्लोज भी हमारा क्या हो सकता है बेटा? एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और आगे अगर हम चलें तो ऑब्जेक्ट हमारा बेटा एक वर्ब भी हो सकती है। लेकिन वर्ब कैसी होगी बेटा? इन्फिनिटिव। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये चीज़ हमारी आगे क्लियर होगी। इसको मैं बता दूंगा कि वर्ब एक ऑब्जेक्ट का काम किस प्रकार से करती है। यानी वर्ब भी हमारी क्या हो सकती है बेटा? एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। ओके बेटा, इसको और आगे चलते हैं। देखो, इट कैन बी ए नाउन, ए प्रोनाउन, यानी कि ये एक संज्ञा हो सकती है, प्रोनाउन हो सकती है। ए फ्रेज एक वाक्यांश हो सकती है, क्लोज एक उपवाक्य हो सकती है, और एक वर्ब यानी कि एक इन्फिनिटिव वर्ब जो 2 + एम फर्स्ट बोलते हैं इसे, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट का काम करती है। अब आगे करते हैं बेटा हम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? ऑब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा? एक मिनट, सॉरी। हाँ बेटा, देखो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो सॉरी, जाने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए 1 मिनट के लिए जाना पड़ता है। आइए अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के प्रकार। तो देखो बेटा, देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखो ऑब्जेक्ट मुख्यतः कितने प्रकार का हुआ बेटा? 2 काइंड्स। ऑब्जेक्ट मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। ध्यान रखना बेटा कि ऑब्जेक्ट जो होगा बेटा, ऑब्जेक्ट मुख्यतः कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। फर्स्ट यदि हम लेके चलें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन लिविंग। इसी का नाम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे बोलते हैं। इसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बेटा हम लिविंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है बेटा? प्रत्यक्ष कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कर्म। अगर नॉन लिविंग की बात करें तो ये होता है हमारा सजीव कर्म, और लिविंग की बात करें, सॉरी, नॉन लिविंग होता है अपना निर्जीव कर्म, और लिविंग की बात करें बेटा ये होता है हमारा सजीव कर्म। ओके,
अब इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए बेटाओ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आती है बेटाओ, कोई भी थिंग, क्योंकि नॉन लिविंग क्या होती है बेटाओ, किसी भी वस्तु का नाम जो होता है वो हमारी नॉन लिविंग होती है। और लिविंग जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें बेटा कोई भी पर्सन या एनिमल आता है। पर्सन किस में आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ओके, तो पहले हम क्लियर करेंगे बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम क्लियर करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नोट डाउन कर लो इसे फटाफट से। आई डोंट, पहले हम लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए बेटाओ, द वर्ड विच is affected by the action of the verb। ये परिभाषा हमने बेटाओ ऑब्जेक्ट की पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की परिभाषा, ठीक है। लेकिन ये हमारी किसकी परिभाषा बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करती है कि द वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी ऐसा शब्द जो कि क्रिया के कार्य से प्रभावित होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है बेटा, कोई थिंग भी हो सकती है या कोई एनिमल भी हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज को। इट कैन बी अ पर्सन, थिंग या एनिमल। ये सब कुछ क्या होता है बेटा, अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखो पर्सन में भी दो चीज आती है बेटा। पर्सन में एक व्यक्ति का नाम आता है, एक अपने पर्सन होते हैं, पुरुष फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन का मतलब आया बेटा नाम से, किससे, नाम के मतलब नाउन वगैरह से। ओके, अब हम आगे चलते हैं बेटाओ। तो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द वर्ड विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हम लिखें एक वाक्य बेटाओ, सी कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। देखो पिछली कक्षा में जब मैंने आपको बेटा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कराई थी स्टूडेंट, तो आपको एक चीज़ बताया था कि वर्ब से हम वाट का प्रश्न करते हैं। किसका प्रश्न करते हैं बेटाओ, वाट का। यदि वर्ब से हम वाट का क्वेश्चन करें तो निकल के हमारा क्या आता है बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि वर्ब से हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाट का प्रश्न किया था, शी कुक्ड, उसने पकाया, व्हाट, शी कुक्ड व्हाट, शी कुक्ड व्हाट, उसने पकाया, क्या पकाया, फूड, भोजन। तो फूड क्या हुआ बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ बेटा, डायरेक्ट। ध्यान रखना इस चीज को। यानी क्रिया से आप क्या का क्वेश्चन करो, तुरंत ही निकल के हमारा क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अब यहाँ पे आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ क्या खेला बेटा, क्रिकेट खेला। आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, आई प्लेड, मैं खेला, क्रिया से क्वेश्चन करो, क्या, मैं खेला, क्या खेला, क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला, मैं क्या खेला, क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यानी कि आपको परिभाषा याद हो या ना हो, एक तो आप ये चीज़ ध्यान रखो बेटा, ऑब्जेक्ट मिलता है हमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, जो हम ट्रांजिटिव वर्ब पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। एक हम वर्ब से यदि हम क्या का क्वेश्चन करते हैं, व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, तो निकल के बेटा हमारा क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल करके सामने आता है। अब दूसरा हम ऑब्जेक्ट लेते हैं बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, देखो, द वर्ड विच इज अफेक्टेड, which is affected by the direct object. Direct object is called an indirect object. देखो, आपके और टीचर ने आपके लिए क्या परिभाषा बताई, क्या नहीं बताई, वो डायरेक्टली बताते हैं, थोड़ा उलझन में डाल देते हैं बच्चों को, ये थोड़ा सा बता दिया, चाहे उनके लिए गलत हो या सही हो, लेकिन एक लॉजिक पूर्ण तरीके से कि वास्तव में ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो चीज़ आपको मिलेगी इसी क्लास में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुई व्हाट के क्वेश्चन के बाद। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे किसका बेटा, होम का। किसका क्वेश्चन करेंगे बेटा, होम का। यदि हम होम का क्वेश्चन करते हैं तो निकल के सीधा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इसको आप 2 होम बोल लो, या इसको हम 4 होम बोल लो, या हम इसको 4 वाट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, 4 वाट। 4 वाट का क्वेश्चन करो, या 4 होम का क्वेश्चन करो, या 2 होम का क्वेश्चन करो, निकल के क्या आएगा बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते किसे, द वर्ड, ऐसा शब्द विच इज अफेक्टेड, जो कि प्रभावित होता है, बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक बेटा, यानी कि ऐसा शब्द जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रभावित होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे प्रभावित होता है, वर्ब के एक्शन से, क्रिया से प्रभावित होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर किसका प्रभाव पड़ता है, क्रिया का। ठीक है, या फिर क्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्रिया दोनों का संपर्क है। अब यहाँ पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय द अफेक्टेड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है किसका बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब एक चीज निकल करके फिक्स आई बेटा, कि वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। अगर वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इनडायरेक्ट का कोई महत्व नहीं होता। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब होगा जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देखो, एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो, यहां पे हमने एक वाक्य लिखा, शी गेव मी आ फ्लावर। तो यहां पे देखो, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी वर्ब हो गई। मी को आपको जानते हैं कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अब इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप ध्यान रख लो बेटा, ये तो अपने आते ही हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये प्रोनाउन तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते ही है बेटाओ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारी नाउन भी आती है। क्या आती है बेटाओ, नाउन। लेकिन वो नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रभावित होगी तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानी जाएगी। सी गेव मी आ फ्लावर, उसने मुझे एक फूल दिया। तो देखो, सी गेव, उसने दिया क्या, ए फ्लावर। जब हमने इससे वाट का क्वेश्चन किया, किसका क्वेश्चन किया बेटाओ, वाट का। तो वाट का जब हमने क्वेश्चन किया तो निकल करके आया क्या, आ फ्लावर। यानी उसने मुझे क्या दिया, एक फूल। तो ये आ फ्लावर क्या हुआ बेटा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आ फ्लावर हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इस पर देखो, सी गेव अ फ्लावर, तो इस फ्लावर का किस पर प्रभाव पड़ रहा है बेटा, क्रिया का किस शब्द पर प्रभाव पड़ रहा है, फूल पर। सी गेव अ फ्लावर, उसने दिया, क्या दिया, एक फूल। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा बेटा, फूल पर। तो ये क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऐसा शब्द जिसका कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। अब सी गेव, उसने दिया, क्या दिया बेटा, ए फ्लावर, उसने दिया ए फ्लावर, एक फूल।
अब ये फूल से क्वेश्चन करोगे, अब ये फूल किसे दिया, तो किसे का मतलब ये मी, अब ये मी प्रभावित है बेटा किससे, फ्लावर से। ओके बेटा, तो आपको परिभाषा थोड़ी सी याद रखनी है कि ऐसा शब्द जिसका कि क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा शब्द जिसका कि क्रिया पर प्रभाव पड़ता है वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऐसा शब्द जिसका कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, अब आगे जैसे आई रॉट, मैंने लिखा, हिम आ लेटर, तो यहाँ ए लेटर तो आपने देख लिया, आई रॉट मैंने लिखा, क्या लिखा, ए लेटर, आई रॉट आ लेटर मैंने लिखा ए लेटर, तो ए लेटर हमारा क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, अब ये देखो आप लेटर से क्वेश्चन करो कि किससे, फॉर हुम, ये लेटर किसके लिए लिखा गया, तो ये इसका प्रभाव पड़ेगा किससे बेटा, हिम पर, तो ये हुआ हमारा कैसा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा हुआ हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों की परिभाषा आप थोड़ी सी ध्यान रखो अच्छे से कि ऐसे शब्द जिसका कि क्रिया पर प्रभाव पड़ता है वो हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऐसे शब्द जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है वो होता है बेटा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो इसको सीधा बता देते हैं, जैसे किसी ने बता दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई नाउन आती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोनाउन आते हैं, क्या आते हैं बेटा, प्रोनाउन। प्रोनाउन के कौन से फॉर्म, ये मी एस वाले, ठीक। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे किसका, व्हाट का, तो क्या निकलेगा बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यदि वर्ब से क्वेश्चन करेंगे हम हुम का, तो क्या निकलेगा बेटा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ये है हमारी परिभाषा बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब इसमें एक चीज निकल करके सामने आती है बेटाओ कि वाक्य में कौन सी चीज जरूरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी है। ठीक है बेटा, कि वाक्य में डायरेक्ट चीज जरूरी है या इनडायरेक्ट चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी होगी बेटाओ, वो चीज आप थोड़ा सा नोट करो। ठीक है, तो देखो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगा भी सकते हैं स्टूडेंट्स, कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक चीज बताई थी कि वाक्य में क्या जरूरी है बेटाओ, वर्ब। ऐसा भी हो सकता है कि वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वाक्य में कोई भी वर्ब ना हो। तो वाक्य में स्ट्रॉन्ग क्या चीज होती है, मस्ट क्या चीज होती है बेटा, वर्ब होती है। और वर्ब पर किसका प्रभाव पड़ता है बेटा, बताओ, वर्ब पर किसका प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। वर्ब पर प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ना हो। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि होगा या नहीं होगा। देखो यही सेंटेंस मैंने आपके लिए कुछ देर पहले कराया था, सी गेव मी, इसमें से आप इसको हटा दो, ए फ्लावर को, सी गेव मी, उसने मुझे दिया। अब आप थोड़ा सोच के देखो कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है बेटा, उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया, उसने कोई समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, तो इस ऑब्जेक्ट से कोई फायदा नहीं, फायदा। ठीक है ना, तो यानी कि इसका होना जरूरी है, उसने मुझे एक फूल दिया, आप इसको हटा सकते हैं, उसने एक फूल दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसने एक फूल दिया, समझ जाए किस दिया हुआ, मुझे दिया हुआ। तो यहाँ पे यानी कि इसका जरूरी, जैसे आई रॉट अ लेटर, मैंने उसे लिखा, आप केवल ये लेटर को हटा दो और बोल के देखो कि मैंने उसे लिखा, तो बेटा कोई समझेगा क्या, नहीं समझेगा। तो इसलिए बेटाओ वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट कितने हुए बेटाओ, इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट दो हुए, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कोई नाउन होती है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी वस्तु का नाम आ गया, किसी जानवर का नाम आ गया, किसी स्थान का नाम आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है।
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे जो प्रोनाउन टेबल में हमने पढ़े आई का मी, वी का अस, यू का यू, सी का हर, इट का इट, दे का देम और वी का अस, ये जो होते हैं यू का यू। तो ये जो होते हैं 7 होते हैं बेटा फिक्स गिनती में, मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। 7 होते हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो फिक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो नाउन होती हैं ये नाउन भी ऑब्जेक्ट का काम करती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नाउन ऑब्जेक्ट का काम करती है, ये नाउन हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होती हैं, नाउन हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होती हैं। उस चीज़ को हम बताएंगे बेटा आपके लिए आगे की क्लास में। स्टूडेंट्स ध्यान रखो, देखो जब हम पढ़ते, अभी इसमें बहुत कुछ कंक्लूजन निकलेगा, क्लास थोड़ी छोटी पड़ जाती है, ऐसा पता नहीं था कि लिए इतने जल्दी टाइम निकल जाता है, क्योंकि इसका जो कंक्लूजन जो रहस्य है ना बेटा वास्तव में कि ऑब्जेक्ट का रहस्य है क्या चीज़, ये ऑब्जेक्ट है क्या चीज़, वो तो अभी सब कुछ रह ही रहा है। अभी तो हमने सिर्फ क्या है इसको डिफाइन किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अभी इसको हमें आगे क्लियर करना है अच्छे से, ठीक है बेटा। अभी मैं खुद अच्छे से जानता हूँ, ये अभी आपके दिमाग में 5% बैठा है। कितना बैठा है? 5%। अभी 95% बाकी है, और 95% से प्लस 5% करके 100% पूरा करने के लिए इससे अगली जो क्लास है बेटा वो क्लास मिस मत करना, 100% देखना। उस क्लास में आपको पूरी तरह से और अच्छी तरह से आ जाएगा कि वास्तव में हम ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं, ऑब्जेक्ट है क्या। एक तो अपने हुए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर ये तो हमने सुन रखे हैं, सुने सुनाई चीज़ है, हमने सुन रखा है, पढ़ रखा है, प्रत्यक्ष कर्म हो गया है, प्रत्यक्ष कर्म हो गया, इसमें आपने नया क्या बताया बेटा? नई सारी, अभी केवल हमने परिभाषा कंप्लीट की है, नई सारी चीज़ों के लिए आप अगली क्लास देखिए, आपको 100% अलग मिलेगा। मैं आपको इनसे अलग 2 ऑब्जेक्ट और कराऊंगा, 2 नहीं 3 ऑब्जेक्ट और कराऊंगा कम से कम। डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इससे अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा बेटा एक ऑब्जेक्ट ऐसा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कैसा? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हम कैसे। इसके बाद में आपको कराऊंगा बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक अभी जब मैंने ऑब्जेक्ट की परिभाषा कराई थी तो मैंने आपको लिखाया था कि ऑब्जेक्ट जो होता है इट कैन बी ए फ्रेज, ए क्लोज। तो मैं आपको एक क्लोज को भी करके दिखाऊंगा कि एक उपवाक्य पूरे ऑब्जेक्ट का काम किस प्रकार से करता है। क्लोज का मतलब क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। बाकी का ऐसा हिस्सा ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच एज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लोज। तो यानी एक ऐसा हिस्सा होगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, ये पूरा की पूरा मिल करके एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये भी चीज़ें बेटा मैं आपके लिए बताऊंगा जरूर, ठीक है। आगे अगली क्लास में हम ये भी क्लियर करेंगे कि एक नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती है, वो ही नाउन एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकती है, ठीक। आगे मैं आपको ये भी क्लियर कराऊंगा बेटा, आपने पढ़ा होगा कि मी हमारा साहब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं ये भी क्लियर करके बताऊंगा अगली क्लास में बेटा कि मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन मी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। ओके स्टूडेंट, तो जो कंक्लूजन था, जो कंक्लूजन हमारा रह गया, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी बेटाओ और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम आज की क्लास को बेटाओ यहीं पर स्थगित करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, तो आज की क्लास के लिए आप इतना याद रखो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट हो गया 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाट का क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है, और यदि हम क्रिया से 4 हूँ या 2 हूँ या 4 वाट का क्वेश्चन करते हैं तो निकल करके सामने हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।